अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, कपास दुनिया में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला दरख्त है। अगर हम रेटिंग की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाला जो मुल्क है वो चाइना है। उसके बाद इंडिया का नाम आता है और उसके बाद अमेरिका का नाम आता है। अगर चौथे नंबर पर बात करें तो कभी पाकिस्तान कई सालों तक चौथे नंबर पे रहा, लेकिन आज ब्राज़ील चौथे नंबर पे है और पाकिस्तान शायद 5वें और 6ठे नंबर पे चला गया है। पाकिस्तान में पिछले 10, 15, 20 सालों से कॉटन जो है वो हमारी डिक्लाइन पे चली गई। आज गवर्नमेंट और बहुत से प्राइवेट सेक्टर की वजह से दोबारा इसकी रिवाइवल पे बात हुई है, इसकी बहाली पे बात हो रही है और आज पाकिस्तान में हम इस पर खड़े हैं। 18% इस साल पाकिस्तान में जो है कॉटन में बेहतरी नज़र आई है और हम अपना टारगेट अचीव करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में ये जो हमारी कपास है इसको डॉलर से तशबीह दी जाती है, क्योंकि हमारे लिए ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो पाकिस्तान में 51% जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो सिर्फ कपास और इसके रिलायंट सेक्टर टेक्सटाइल से ही आता है। और अगर हम देखें पाकिस्तान में कोई 60 लाख जो एकड़ रकबा है वो कॉटन जो है उसमें कवर किया जाता है और हमारा $3.9 बिलियन जो हमारा सर मुबादला है वो कॉटन से ही कमाया जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कपास की इंडस्ट्री है इसको अगर हम देखें, इसको जो रेशे के लिए उगाया जाता था, लेकिन आज ये रेशे के साथ साथ इसकी और बहुत सी जो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट है, जिसमें आप कॉटन बनोला जो है इसका सीड है, उससे जो ऑयल निकलता है, इससे जो हम खल बनाते हैं, वो इसकी बहुत सी और इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। जैसे पाकिस्तान में खुर्दनी ऑयल की बात करें तो हमारा जो खुर्दनी ऑयल है वो सिर्फ हम इसी से प्रोड्यूस करते हैं। हमारा 70% खुर्दनी ऑयल जो है वो बनोले के ऊपर बेस कर रहा है। हमारी अदर इंडस्ट्री जो है वो जिसमें कॉस्मेटिक्स है और जिसमें हमारा जो है बाकी साबुन की इंडस्ट्री है वो बनोले की खल के ऊपर ही बेस की जाती है। अगर हम देखें कि जो इसकी छिटियाँ हैं, जो इसकी जो वेस्ट है, इसको कॉटन में भी आप देखिए इसकी एथेनॉल्स है, इसकी एनर्जी है, इसको हम बहुत ही बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं। आज हम मौजूद हैं जी विहाड़ी में, जिसको कभी पाकिस्तान में जो है कॉटन सिटी का नाम से भी जाना जाता है। इसका ये नवाही गांव है 56 WB, जहाँ पे हम आपको फार्मर से मिलाएंगे और इसे जानेंगे कि पाकिस्तान में कौन सी क्रॉप जोनिंग की जा सकती है और किस क्रॉप जोनिंग के लिए कौन सा सीड जो है सूट करता है, जिसको हमारा किसान लगा के 3 एकड़ इनकम में इजाफा कर सकता है। तो आइए चलते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं जी ऑर्बिट्स कॉटन फार्म्स पे। आप देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा चारों तरफ कॉटन्स लगी हुई हैं और यहाँ के जो ओनर्स हैं हाफिज़ बैस कैसे हैं? हाफिज़ बैर हमजे साहब जी ओनर हैं ऑर्बिट्स फार्म्स के। और हाफिज़, सबसे पहले बताइए कि आपका कॉटन का जो एक्सपीरियंस है या काम है, कब से कर रहे हैं और किस तरह आपकी इसमें एक्सपर्टी है कॉटन में? देखिए जी, कॉटन में मेरा तो ज़िंदगी का ओढ़ना बिछौना ही कॉटन बन चुका है। बहुत से दोस्त अहबाब और जो कॉटन कम्युनिटी के लोग हैं, फार्मर्स कम्युनिटी है, वो जानती है कि मैं पिछले 22 सालों से कॉटन के साथ किसी न किसी तरीके से कॉटन के साथ ही अटैच हूँ। बिल्कुल ठीक है। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो मेरा रिश्ता है कपास के साथ वो और मजबूत से मजबूतर होता चला जा रहा है। मोर और लेस 15-16 साल जो है ना जी, इससे मैं कॉटन ब्रीडिंग और कॉटन सीड प्रोडक्शन के साथ अटैच हूँ। तो ये जो ऑर्बिट्स फार्म है इसके बारे में बताइए, कितने आपने कॉटन इस दफ़ा लगाई हुई और ये कॉटन आप कितनी लगाते हैं, कितनी रहे हैं पिछले कई सालों से? देखिए, ये सिलसिला जो है ना जी, वो एक कोटेशन है ना कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस वन स्टेप, कि सफ़र तो हमेशा एक कदम से ही शुरू होता है। तो जब कभी मैंने शुरू किया था तो हो सकता है ये लेस देन 1 एकड़ या चंद प्लांट से, चंद लाइनों से शुरू हुआ होगा डेफिनेट। और इस वक्त जो हमारे प्रोडक्शन ब्लॉक्स हैं वो 3 टाइप के हैं। एक जहाँ पे नेचुरली कॉटन प्रोडक्शन हो रही है, नॉट फॉर सीड पर्पज़। दूसरा कुछ ऐसा हमारा सिस्टम है कि जहाँ पे हम डिफरेंट फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं। हाँ जी। तो उसका जो एरिया है वो ऑलमोस्ट मोर और लेस 800 एकड़ से ज़्यादा पे मुहित है वो। अच्छा, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ फार्मर्स के साथ 4 से 5 लोकेलिटी के ऊपर वो मुश्तमिल है 800 एकड़ के करीब सीड प्रोडक्शन। हाँ जी। और जहाँ पे अब हम मूव कर रहे हैं, तीसरा एरिया ये है, यहाँ पे हम सीड प्रोडक्शन नहीं करते और ना ही कॉटन प्रोडक्शन करते हैं। ये हमारा R&D का शोबा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, जहाँ पे वैराइटल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, वैराइटल मेंटेनेंस का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। और कुछ नया जर्म प्लान जो अडॉप्टेबल उसको हम किया जाता है या उसको हम हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए नई वैराइटीज़ के बनाने का जो अमल होता है वो होता है, जिसको हम कॉटन ब्रीडिंग के नाम से मौसूम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। कितना इसका क्लाइमेट जोन क्या है, कहाँ कहाँ पे अच्छी ग्रो होती है पाकिस्तान में, और इसके सीड के बारे में बताइए, कौन सा सीड
किस जो है ना जगह के लिए ज़्यादा सूट करता है? मैं समझता हूँ कि एक तो जो हमारा पंजाब का जनूबी पंजाब और फिर पूरा सूबा सिंध और फ्यूचर आपका बलूचिस्तान है, यहाँ पे कॉटन लगती है। ये अब सूट करते हैं इलाके, जैसे इलाके सूट करते हैं और हर आलमोस्ट को 50-60 किलोमीटर के बाद ना जी आपको देखते हैं कि आपका क्लाइमेट जोन चेंज हो रहा होता है। कहीं पे ड्राइनेस बढ़ रही होती है, कहीं पे ह्यूमिड क्लाइमेट आ रहा होता है, कहीं पे मल्टी क्रॉपिंग के पैटर्न की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ रही होती है, पेस्ट प्रेशर का डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, डिफरेंट कम्प्लेक्सेस होते हैं, कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे ज़्यादा है। तो उस हवाले से आप देखें तो कॉटन के पाकिस्तान के मुख्तलिफ किस्म के जो कॉटन जोन्स बनते हैं, कॉटन एरियाज़ बनते हैं, वहाँ पे जो कॉटन ग्रोइंग है कहीं पे बहुत ज़्यादा मैसिव एफर्ट के साथ फार्मर को उसकी प्रोडक्शन लेनी पड़ती है। तो ये वेरी करेगा एरिया टू एरिया, सॉइल कंडीशन टू सॉइल कंडीशन और टाइम ऑफ सोइंग टू टाइम ऑफ सोइंग वेरी करेगा। पर एकड़ सीड रेशो क्या होगी और इसके साथ साथ हम इसमें फर्टिलाइज़र प्रोग्राम इसका किस तरह प्लान करते हैं? देखिए, हम जितनी नॉर्मली पाकिस्तान में फील्ड क्रॉप्स ग्रो की जाती है ना जी, उसमें मोस्टली क्रॉप्स जो हैं वो डिटर्मिनेट नेचर की क्रॉप्स हैं कि आपने एक ही दफ़ा लगाई और एक ही दफ़ा उसका क्रॉप हुआ, आपने हार्वेस्ट कर लिया और गेम ख़त्म हो गई। ठीक है। कॉटन इनडिटर्मिनेट क्रॉप है, ये ऐसी क्रॉप है, एक तो इसका रूट सिस्टम बाकी क्रॉप से डिफरेंट है कि ये टैप रूटेड क्रॉप है, ठीक है, डीप रूटेड भी है, टैप रूटेड भी है और इनडिटर्मिनेट इस सेंस में है कि इसका साथ साथ फल चलता भी रहता है, आप हार्वेस्ट भी करते रहते हैं, नया फ्रूट आ भी रहा होता है। तो इसको ना जी फ्रीक्वेंटली या स्प्लिट डोजेज में फर्टिलाइज़र की ज़्यादा बेहतर ज़रूरत होती है। ठीक है। ज़मीन तैयारी करनी है तो डीप प्लोइंग होनी चाहिए और डीप प्लोइंग के साथ बेसल डोज में आप फास्फोरस का अच्छा इस्तेमाल ज़रूर करें। भले जो टोटल आपका बजट प्लान होता है या जो टोटल आपका प्रोग्राम होता है फास्फोरिक फर्टिलाइज़र का, उसका मैं समझता हूँ कि 33% जो है ना जी वो इन शेप ऑफ बेसल फर्टिलाइज़र डोज आप दे देना चाहिए। ठीक है, कुछ पोटाश का पोर्शन जो है वो भी आपको बेसल में दे देना चाहिए। बाकी जो फर्टिलाइज़र्स होती है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स और बाकी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जिसमें सल्फ़र भी आ जाता है और बाकी मैग्नीशियम आ जाता है और फिर माइक्रो में हम चले जाते हैं तो बोरॉन का बड़ा रोल है कॉटन के ऊपर, जिंक का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सारी के सारी आपको टाइम टू टाइम उसके ना ये प्लान करना होता है कि किस स्टेज पर क्रॉप को किस फर्टिलाइज़र का कितना डोज देना चाहिए। तो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि कॉटन का फर्टिलाइज़र प्लान जो है पहले 90 डेज़ जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट का हामल होता है, जहाँ पे पौधे अपनी कैनोपी डेवलप करनी होती है, फ्रूट बियर करना होता है। उस फ्रूट बियरेंस के लिए आपको फर्टिलाइज़र के जो स्केड्यूल्स हैं वो चेंज करने पड़ जाते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा मैं तो अपनी प्रैक्टिस बताऊँगा और अपना जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया फील्ड से वो मैं बताऊँगा कि जितनी ज़्यादा आप स्प्लिट डोजेज पे जाते हैं ना कॉटन के लिए, कॉटन उतना अच्छा परफॉर्म करती है। आपने थोड़ा सा उसको फर्टिलाइज़र दिया, कॉटन ने फ्रूट लिया, उसका प्लांटिंग उसका फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई, आपने देखा फ्रूट लोड आ गया, फिर फर्टिलाइज़र पर थोड़ा और बढ़ा दें। इसी तरीके से बढ़ता 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 आप 90 डेज़ तक आप अच्छा फर्टिलाइज़र दे दें। फिर दूसरा स्लैब आ जाता है, फिर डिपेंड ये करता है कि आपका अर्ली सोइंग का पीरियड है या आपका शॉर्ट स्पैन है, आपने सीजनल सोइंग लगाई हुई है जिसका स्पैन कम होता है, तो उसके फिर अगली जो एक साथ होती है फर्टिलाइज़र की, जो कि ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि 90 डेज़ के बाद जाकर हम उसको शुरू करते हैं, फिर उसका मरला आ जाता है। तो वो फर्टिलाइज़र जो है ना जी वो फिर वेरी करती हैं एरिया टू एरिया, सॉइल टू सॉइल, क्लाइमेट टू क्लाइमेट और फार्मर की मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट लेवल भी वेरी करती है। और सबसे बढ़कर वैरायटी टू वैरायटी जो जब चेंज होती है तो वहाँ पे भी फर्टिलाइज़र प्रोग्राम चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल, कि इसमें कौन से ऐसे जो यहाँ पे पेस्ट हैं इसकी कैसे मैनेजमेंट की जाती है उस पर भी थोड़ा सा रोशनी। कॉटन का प्लांट जो है ना जी नेचुरली ये हॉट एंड ड्राइनेस लविंग प्लांट है। पेस्ट प्रोडक्शन का जो रिलेशन है वो आपकी ह्यूमिडिटी के साथ है, मॉइस्चर के साथ है। तो जब आप इसको हॉट टेम्परेचर दें, हाई टेम्परेचर देंगे, 35 to 40 देंगे और ड्राई क्लाइमेट होगा तो आपका पेस्ट अट्रैक्शन इसके ऊपर कम से कम होगा, पेस्ट प्रोडक्शन भी कम होगा और ज़ाहिर है अट्रैक्शन भी कम होगा। ये बड़ा ह्यूमिड एरिया है और फिर CLCV के हवाले से तो यहाँ पे पेस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा है, पेस्ट के अटैक्स ज़्यादा होते हैं, हर टाइप के च्यूइंग पेस्ट भी और सकिंग पेस्ट भी। फार्मर को सबसे पहले पेस्ट स्काउटिंग आनी चाहिए। तो डिफरेंट पेस्ट हैं, जैसे जेसड है, रस चूसने वाले कीड़ों में जेसड आ गया, आपका थ्रिप्स आ गया, वाइट फ्लाई आ गई, माइट्स आ गई हैं, डस्की बग आ गया, नए नए पेस्ट भी इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो इन सबको उसका पेस्ट प्रेशर को देखने के बाद ही हमने डिसाइड करना होता है कि कौन सा सूटेबल केमिकल है और किस डोज के साथ इसको अप्लाई होना चाहिए। तो फार्मर कहाँ से ये पता कर सकता है कि किस इंसेक्ट के लिए कौन सा केमिकल सूट किया जाता है? देखिए, सबसे क्या हमारा गवर्नमेंट का जो है इसके ऊपर काम कर रही है या प्राइवेट सेक्टर में कोई लेबोरेटरी? देखिए, बुनियादी जरूरत, बुनियादी जो है ना जी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो है आपके पब्लिक सेक्टर की, फील्ड ऑफिसर वहीं के फील्ड ऑफिसर्स हैं, आपका एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है। बुनियादी जरूरत तो उनकी है कि वो एरिया टू एरिया, यूनियन काउंसिल टू यूनियन काउंसिल जाएं, फील्ड टू फील्ड जाएं, वहाँ पे पेस्ट स्काउटिंग करें और फार्मर को बुलाकर उसको बताएं कि ये पेस्ट आपका इस प्रेशर से प्रिवेल कर रहा है और ये केमिकल जो है आपको इस डोज के साथ कर देना चाहिए और इस मेथड से कर देना चाहिए। जितनी भी आपकी पेस्टिसाइड प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं, उनके
उनके जो एग्जेक्टिव्स हैं, सेल एग्जेक्टिव्स हैं, या उनके जो TSOs हैं, या उनके जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, वो फील्ड टू फील्ड जाकर अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट भी डेफिनेट करते हैं, प्रमोट करते हैं और फार्मर को बेहतरीन किस्म की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर ये रोल प्ले कर रहे हैं। तो वैसा इसमें देखें, एक तो टाइम था BT कॉटन आई पाकिस्तान में बीमारियों के खिलाफ, उसमें बड़ी एक कुव्वत मुदाफ़त बताई जाती थी, फिर और टेक्नोलॉजीज़ आई। तो क्या इस तरह के सीड अभी मार्केट में आ गए हैं जो जिसमें बीमारियों के खिलाफ लड़ने की पूरी सलाहियत मौजूद होती है? सबसे बेहतर तो वे यही है कि जो नेचुरली रेजिस्टेंट हो ऐसा मटीरियल डेवलप किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, आने वाले दिनों में जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो भी इस पर काम कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा जीन भी आ जाएगा जो सकिंग पेस्ट को रेजिस्ट करेगा और फिर वो इनकॉर्पोरेट होगा वैराइटीज़ के अंदर और फिर ब्रीडिंग प्रोसेस चलेगा। और आने वाले दिनों हम उम्मीद रखते हैं कि ये मसला भी इंशाल्लाह ताला हल होगा। प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट जो एक मैनेजमेंट होती है कॉटन के, उसके हवाले से एक फार्मर को गाइड करें थोड़ा सा। जब आपका 25 to 30% बॉल ओपन हो गया तो आपको पिक कर लेना चाहिए। दिन का जो शुरू का बहुत सा हिस्सा है 5-6 बजे वाला वो अवॉइड करना चाहिए। जैसे थोड़ा सा पुट्टी ड्राई हो गई है, मॉइस्चर निकल गया है, शबनम ख़त्म हो गई है, तब आपके 8 बजे 8:30 बजे आप लोग पिकिंग स्टार्ट करें। कमर्शियली भी वो ज़्यादा बेहतर है, और अगर आप सीड प्रोडक्शन का ब्लॉक कर रहे हैं तब भी वही बेहतर है, ताकि जब आप उसको डंपिंग करेंगे, जब आप उसको रखेंगे, स्टोर करेंगे पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद, तो उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होने पाए। अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो वहाँ पे वो हीट अप होगी, उसका सीड क्वालिटी डाउन होगा, फाइबर का जो क्वालिटी है वो भी पूर हो जाएगी। कॉटन उगा के या कॉटन को बेच के उस तरह पैसा नहीं कमाया जा रहा जितना सीड के अंदर। देखिए जी, तो सीड के लिए किस तरह आप फार्मर को एजुकेट करेंगे? क्या खुद का वो सीड ग्रो कर सकते हैं या आपकी कंपनी उनके साथ को लाइजन करती है? वो ऑलरेडी हम लोग, हमारी कंपनी इस वक्त भी मोर देन 800 एकड़ पे प्रोडक्शन कर रही है, और हम मुख्तलिफ फार्मर्स के साथ लाइजन करते हैं या उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम उसका फ़ायदा जो होता है ना दोनों पार्टीज़ को होता है, हमें भी होता है और फार्मर को भी मैं समझता हूँ ज़्यादा होता है। हमारी सर्विसेज मिल जाती है, हम फ्रीक्वेंटली वीकली बेसिस के ऊपर उसका विजिट भी कर रहे होते हैं, और एक बेहतर क्वालिटी का प्री बेसिक लेवल का या बेसिक लेवल का या ज़्यादा यूनिफॉर्म प्योर लेवल का सीड उसको प्रोवाइड करते हैं टू प्रोड्यूस द कॉटन सीड ताकि बेहतर पैदावार हो। प्री बेसिक सीड देने से या उसका प्योर सीड देने से उसका पर एकड़ यील्ड भी बेहतर होता है। और फिर हम वहाँ पे फार्मर्स को डेफिनेट ऑफर भी करते हैं कि अगर आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप ये सीड लगाएं, उसका आपका प्रोडक्शन भी बेहतर होगा, और अगर आपको उसकी इनकम भी तो बहुत ज़्यादा इनकम भी बढ़ जाएगी। और अगर आपको सीड को पसंद आता है तो उसमें हम एक स्पेसिफिक शेयर उसको ऑफर कर देते हैं कि अगर आप अपने लिए रखना चाह रहे हैं तो आप उसको रख सकते हैं। सीड में भी उसका शेयर होता है और मुनाफे में भी शेयर, मुनाफे में भी उसका डेफिनेटली उसका शेयर आ गया, मुनाफे में भी उसका शेयर आ गया। टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स को मीट करने के लिए लोकल कपास को प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। पाकिस्तान में पर एकड़ प्रोडक्शन कितनी है और दुनिया में कितनी है, और हम कहाँ पे खड़े हैं अगर हम कंपेयर करें अपने आप को? देखिए, पर एकड़ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एवरेज पर एकड़ प्रोडक्शन पाकिस्तान की वो इस वक्त 16-17 मन पर एकड़ पे है। तो इसमें कौन सी ऐसी आप समझते हैं कि ये ऐसा टोटका है जिससे हमारा फार्मर जिसको अप्लाई करेगा ना तो उसकी डबल हो जाएगी इनकी? सबसे पहले तो ये है जी, जो मैं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर मुल्क में ना जी क्रॉप जोनिंग कर दी जाए, कि जो कॉटन जोन है वो वहाँ पे सिर्फ कॉटन ही होनी चाहिए, बाकी दूसरी क्रॉप्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो अर्ली सोइंग का कंसेप्ट है, जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्मली सोइंग होती है आफ्टर वीट, गंदम के बाद हमारी बिजाई होती है जो कि अप्रैल एंड से स्टार्ट होकर मई के एंड तक चलती है, उसको शफल करके तो उसको पीछे लाया जाए। फरवरी और मार्च की जो सोइंग अगर यहाँ पे हम ले आते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो नेशनल यील्ड है, अगर पूरे पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल हो जाए तो नेशनल यील्ड 1 या 2 सालों में डबल की जा सकती है। बड़े आराम से इसको 30 मन पे 35 मन पे लिया जा सकता है। जी। तो इस साल दोबारा से आपने एक कोशिशें जो बहाली की हैं उसमें आप बताइए कि किस हद तक कामयाबी और कितनी प्रोडक्शन इस दफ़ा ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान में? 8 मिलियन बेल्स का टारगेट है। लास्ट ईयर ये 6 मिलियन या 5 समथिंग का टारगेट था, ठीक है। तो अभी देखिए कि 5.6 से उठाकर तो आप उसको ले गए 8 मिलियन पे या 8.2 मिलियन बेल्स पे ले गए आप। तो ये ऑलमोस्ट ये कोई
40% का कम से कम इंक्रीज़ तो है। तो ये उम्मीद तो ये नज़र आ रही है, जो क्लाइमेट ने सपोर्ट किया है, अल्लाह ताला ने रहमत की है, तो इस बार इंशाअल्लाह ताला हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे या बिल्कुल टारगेट के करीब पहुँच जाएंगे। मतलब दवा पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप हो रही है आपसे, अल्हम्दुलिल्लाह कॉटन बहुत अच्छी हो और रही है। सपोर्ट कर रहा है वेदर आपको पूरा, यहाँ फार्मर्स को हमारे। जी वेदर सपोर्ट कर रहा है डेफिनेटली। तो कौन कौन से ऐसे कोई चंद ऐसे पाकिस्तान की ब्रीड्स हैं, जो सीड्स की जो वैरायटीज़ हैं, जो क्लाइमेट के हवाले से भी आप बताना चाहें, या वैसे अच्छी प्रोडक्शन देने के हवाले से भी, या बीमारियों की रेजिस्टेंस के हवाले से बताना चाहें तो वो ज़रूर बताइए। CKC3 है, CKC3, CKC6 है, ठीक है, और एंड नाउ CKC7। CKC7 हाँ आप जी, जो है ना, इनका मार्केट में अच्छा शेयर है। उसके बाद हमारा एक इदारा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, अयूब सब स्टेशन, ठीक है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। FH 333 ने बहुत तेज़ी से एरिया कैप्चर किया है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर, बड़ी तेज़ी से उन्होंने अपने एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है उसका, वो बहुत अच्छा है। हीट टॉलरेंस उसका बहुत अच्छा है, ओपनिंग उसका अच्छा है, फाइबर क्वालिटीज़ अच्छी हैं, पौधा अच्छी हाइट का पौधा है, पिंक के अगेंस्ट भी काफ़ी रेजिस्टेंट है, ट्रिपल जीन के अगेंस्ट, ग्लाइफोसेट के रेजिस्टेंट है। तो FH 333 ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद डॉक्टर इकबाल बंदिशा साहब हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से, उनके कुछ स्ट्रेंस हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से प्रोपेगेट हो रही हैं। और उसके बाद हमारा नाम आ जाता है ऑर्बिट का। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जहाँ तक हैं भरपूर तरीके से अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम को चला रहे हैं। तो वो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हमें एक ब्लेस किया कि एक ऐसा मटेरियल हमारे पास जर्म प्लाज्मा ऐसा आ गया जिसके ऊपर वाइट फ्लाई का और बाकी सकिंग पेस्ट का हमला नहीं होता, कम होता है, रेजिस्टेंट है। तो वो एक मैं उसको एक ब्रेक थ्रू समझ रहा हूँ कि फार्मर की जो सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने में जो एफर्ट्स और एनर्जी लग जाती है वो बहुत सी एनर्जी उसकी सेव हो जाएगी। पाकिस्तान में ऑर्गेनिक कॉटन का क्या स्कोप है, और किस तरह देख रहे हैं कि इसको कितना इसका हिस्सा होता है हमारी दूसरी ओवरऑल कॉटन की फील्ड के अंदर? जब आप ऑर्गेनिक कॉटन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये आप समझ लें कि आपको पेस्ट फ्री होना पड़ेगा, केमिकल फर्टिलाइजर से अवॉइड करना होगा 100%। ऐसा सॉइल एरिया लेना पड़ेगा जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बहुत अच्छा हो। और फिर तीसरी बात क्या है कि आपको ये जितनी भी GMOs हैं कॉटन वैराइटीज़ हैं, तो ट्रिपल जीन है, डबल जीन है, सिंगल जीन, आपने इनको अवॉइड करना होगा। और जो नेचुरल कॉटन हमारी होती थी, नॉन बीटी जिसको हम बोलते हैं, नॉन बीटी कॉटन, आपको वही जर्म प्लांट लेकर उसी रिच एरिया के अंदर उगानी पड़ेगी। और टेक्निकली आप कह लें कि जो पेस्ट रेजिस्टेंट क्लाइमेट है वहाँ पे वो लगाएंगे, फिर आप उसकी प्रोड्यूस लेंगे जो कि 100% आपने जब देखें दुनिया ग्लोबल विलेज है, आप अपनी प्रोडक्शन करते हैं, ऑफर करते हैं दुनिया को कि ये ऑर्गेनिक है, और वो उसकी केमिकल टेस्टिंग जब होती है तो वहाँ पे कोई ना कोई आपके रेजिडुअल इफेक्ट्स आ जाएं। अगर नहीं आता तो फिर तो हाँ जी, अगर नहीं आता तो फिर आपको बड़ा प्रीमियम और बड़ा अच्छा रेट ऑफर होगा। ये भी तो देखें, हमारे फोरफादर सदियों से इसी प्लांट के ऊपर कॉटन लगाते आ रहे हैं, और उस टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और इतना पेस्ट भी नहीं था, इतनी इसके खिलाफ दवाइयाँ भी नहीं थी। तो उस टाइम में हमारी यही नॉन बीटी कॉटन से लगती थी, और इसी के ऊपर हमारी जो है ना बहुत बड़ी बड़ी दरख्तों की तरह की एक वो कॉटन होती थी, और बड़े आराम से उसको वो ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक कॉटन थी। और दुनिया में बड़ी प्राइस है इसकी, मतलब फर्ज करें आप इसको 15 मान के बजाय 7 मान भी लेते हैं तो इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा मिलती है, शायद वो 30 मान जैसे ही आपको प्राइस मिलती है। वैसे साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ कि जिस तरह कॉटन कस्टमाइजेशन एक प्रोग्राम होता है आपने चलाया हुआ, इसके जो कॉटन कस्टमाइजेशन क्या है, और ये हमारे फार्मर की इसकी अवेयरनेस के लिए ज़रूर बताएंगे जिसको किस तरह आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। देखिए, पाकिस्तान की ना सबसे बड़ी जो कैश क्रॉप है वो तो कॉटन है। जितना वैल्यू एडिशन कॉटन के अंदर है शायद किसी भी क्रॉप के आखिरी फुट्टी तक जो है ना, आखिरी फुट्टी तक इसका वैल्यू ऐड इसके अंदर होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका अपने टाइम ऑफ सोइंग को देखते हुए, आपके सॉइल स्ट्रक्चर या सॉइल टाइप को देखते हुए, फार्मर के पोटेंशियल को देखते हुए, उस स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन जहाँ पे हम कॉटन लगाने जा रहे हैं उसका एज ए होल जो क्लाइमेटिक बिहेवियर है उसको देखते हुए हमें वैराइटीज़ का इंतखाब करना चाहिए। तो बहुत सी आप कह लें कि एक डिस्कशन के बाद, एक म्यूचुअल मीटिंग्स के बाद हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि आपने कौन सी वैरायटी लगानी है और उसका फर्टिलाइज़र प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है, और उसको किस स्टेज पे किस तरीके से उसको बिहेव करना है, उसको किससे हमने डील करना है। ये टोटल जो है ना ये चीज़ें ये हमारे कॉटन कस्टमाइजेशन प्रोग्राम के अंदर डील की जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात हाफ़िज़ साहब ने की है जी कि कॉटन कस्टमाइजेशन प्रोग्राम जो है ये हमारे फार्मर्स को, इसके लिए आजकल सोशल मीडिया, हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हमारे इस तरह के जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनियाँ हैं जो नॉलेज प्रोवाइड कर रही हैं, और हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तो
पूरा एक्टिव है कि आप उसके ऊपर भी जाके जी। बहुत सी चीज़ों पे हमारे फार्मर हैं, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं और गूगल को और मुख्तलिफ चीज़ों को यूज़ करना सीख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये उसके लिए बड़ा ज़रूरी है उन्हें पता चलना कि हमने कौन सी कॉटन कितने टाइम के लिए कब कहाँ पे कैसे सो करनी है। कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं जो इस वक्त तक फरवरी में सोइंग करके इस वक्त तक वो अपनी 60 to 65 मोड वो ले 60-65 मन तक ले चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इस बात का इशारा करती हैं कि अगर आप अपनी टेक्निक को चेंज कर लें, अगर आप अपनी प्रोडक्शन उसको टाइमिंग को चेंज कर लें, अपनी ओवरऑल क्रॉप मैनेजमेंट को चेंज कर लें, तो इस वक्त में भी आप अपनी बेहतर प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो हाफ़िज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती मालूमात और इतना कीमती प्रोग्राम, आप एसेट्स हैं हमारे मुल्क के लिए और स्पेशली कॉटन जो है बड़ी डिक्लाइन में जा रही थी, आज आप ही लोगों के एफर्ट की वजह से दोबारा पाकिस्तान में रिवाइव हो रही है, दोबारा बहाली की जो है ना एक सफ़र तय कर रही है। तो आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। जी मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद हसन साहब। डॉक्टर साहब जो हैं ये ऑप्टिमा के कॉटन एडवाइज़र हैं। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। ही इज़ राइट वे कम फ्राम इस्लामाबाद और आज उन्होंने यहाँ पे ऑर्बिट फार्म पे मौजूद हैं और हम कॉटन पॉलिसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं इनसे। तो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच जी, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब ये सबसे पहले तो जो हमारे फार्मर्स हैं, स्पेशली कॉटन के जो फार्मर्स हैं, जो हमारी ऑडियंस है, ये ऑप्टिमा का बेसिक रोल क्या होता है किसी भी हमारे पाकिस्तान में जो कॉटन पॉलिसी है या हमारे ओवरऑल ट्रेड है, ऑप्टिमा का क्या किरदार होता है? जी ऑप्टिमा सर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन है जो कि पाकिस्तान की जितनी भी टेक्सटाइल का जो सेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करता है और इसकी जो पॉलिसी मेकिंग है, इसके अंदर जितनी भी पॉलिसीज़ हैं जो कि कपास की हों, एनर्जी की हों, वो सारी पॉलिसीज़ को देखता है। और कपास के अंदर ख़ास तौर के ऊपर मेरा रोल है कि एज ए कॉटन एडवाइज़र जो है पाकिस्तानी जो हमारी डोमेस्टिक कॉटन है इसको जो है ना हमने इतना बनाना है, इतना प्रोड्यूस करना है कि हमारी जो टेक्सटाइल की रिक्वायरमेंट है वो हम मीट कर सकें। 2013-14 की अगर हम बात करें तो हमने तकरीबन कोई 14.5 मिलियन बेल्स पैदा की थी। पोटेंशियल आप देख सकते हैं कि इसको देखते देखते इन 10 सालों में हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो पहुंच गया 35 के ऊपर। बिल्कुल और हम 10 सालों में पहुंच गए 5 मिलियन बेल्स के ऊपर। बिल्कुल। जबकि अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें कपास की, तो वो हमारी जितनी जो इस टाइम एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के, उसको जो 65% जो शेयर है वो टेक्सटाइल का। बिल्कुल ठीक। लास्ट टाइम हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल की वो 19.6 बिलियन US डॉलर है। और टोटल पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो तो तकरीबन कोई 26 बिलियन डॉलर के ऊपर थी। बिल्कुल। तो इसलिए हमें टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स को मीट करने के लिए लोकल कपास को प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इंपोर्ट के ऊपर जाएंगे इस क्राइसिस के अंदर, जब मुल्क के अंदर डॉलर नहीं है, तो हमने पिछले साल तकरीबन को 2 बिलियन डॉलर की सिर्फ कपास इंपोर्ट की है जो कि 5 मिलियन बेल्स थी। डॉक्टर साहब ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं, 2006-7 में पाकिस्तान दुनिया में चौथा बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री था। तो कौन सी वजूहत थी कि आज पाकिस्तान जो है दुनिया में कॉटन प्रोड्यूसर भी 5वें पे आया, फिर 6ठे पे आया, हम ग्रेजुअली कम होते चले गए और कॉटन जो थी उसकी प्रोडक्शन ज़वाल का शिकार हो गई। तो वो क्या वजूहत थी जिसकी बिना पे ये सारा पाकिस्तान इतना बड़ा क्राइसिस है? वजूहत तो जी इसमें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेजर वजूहत की अगर हम बात करें वो ये है कि हमने जो मौसमी तब्दीलियाँ थी उसको देखते हुए अपनी जो कपास की वैराइटीज़ थी वो डेवलपने की जो मौसम के लिए ज़रूरत है। दुनिया में पिछले साल का जो डाटा ICSE का, उसके अंदर पाकिस्तान फॉल करा 42 नंबर पर। ठीक है, पर हेक्टेयर झील के अंदर। जब पर हेक्टेयर झील कम हो जाएगी क्या होता है कि काश्तकार को प्रॉफिट नहीं मिलता। जब एकड़ से उतनी पैदावार ना मिले तो उसको जो है दूसरी फसलों की तरफ उसको अट्रैक्शन मिलती है। तो डॉक्टर साहब इसमें जैसे ऑप्टिमा जो है ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी मेकर, जैसे आपने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, तो कॉटन की पॉलिसी जो है कितना अफेक्ट करती है कॉटन की प्रोडक्शन में पाकिस्तान में? कि पॉलिसी जब अगर बनाएंगे कि कपास का जो मिनिमम प्राइस है वो क्या होनी चाहिए, ठीक, वो किसके बेस के ऊपर बनाएंगे आप? कि एक तो आप देखेंगे कि कॉटन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रही है, कि 1 kg या 1 मन पैदा करने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। ठीक, सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके अंदर आप काश्तकार को एक अच्छा प्रॉफिट दें। बिल्कुल, वो ऐड करके तो आप एक अनाउंसमेंट करें प्राइस की, जिससे क्या होता है
कि उससे काश्तकार का जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बिल्कुल ठीक। तो वो हमने करके देखा है, उसका जो रिजल्ट्स हैं वो भी हमारे सामने है। इस साल क्या हुआ है बिल्कुल ठीक। कि हमने एप्टमा ने कोशिश करके इसका जो प्राइस थी वो 8500 रुपया ठीक। पर मान कपास और ये पहली दफ़ा हुआ announce पाकिस्तान करवाई। में हुआ और कि उससे स्पॉट क्या प्राइस हुआ जो है। कि हमारा जो एरिया है पंजाब का तकरीबन 30% एरिया जो है ना इस दफ़ा बड़ा है। इस दफ़ा सीएम पंजाब ने बहुत ज़्यादा काम किए इसके ऊपर। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पंजाब है उसके सारे लोग जो है ना मुख्तलिफ जगहों पर जा चुके थे। टोटल एक्सटेंशन के लोग, कोई जो है ना वो मंडी के अंदर काम कर रहा था, कोई जो है ना जुमा बाज़ार को देख रहा था, वो सारे लोग ठीक। कपास की कैंपेन पर आए। ठीक। इवन डीसीज, एसीज और कमिश्नर्स ने मीटिंग्स कंडक्ट की। हाँ। और हमारा टोटल जो है वो मैनेजमेंट जो है कपास की उसकी वीकली मीटिंग्स हुई। सीएम पंजाब साहब भी जो है ना वो वीकली मीटिंग लेते रहे। बिल्कुल ठीक। और ये सारा काम होने के साथ क्या हुआ कि कपास की जो है इस दफ़ा एकरेज बढ़ी। उसके बाद जो है कपास के लिए जो बाकी दीगर रिक्वायरमेंट्स हैं, बीज जो है सर्टिफाइड, इसी तरह अगर हम बात करें कि आपने फर्टिलाइज़र अच्छे रेट के ऊपर मिले, पेस्टिसाइड की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें इंश्योर करवाई। और जो हमारे जो एक्सटेंशन का जो काम था वो भी बेहतर हुआ कि लोग जो है काश्तकार को कंपेन के अंदर गया कि आप कपास लगाएं, हम आपका जो ना ख्याल करेंगे। उससे क्या होगा कि उसके अंदर काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और काश्तकार ने कपास की फसल को प्रेफर किया और कपास की फसल लगी है। और इस दफ़ा जो फोरकास्ट है गुज़िश्ता 10 सालों से, पिछले 10 सालों बाद पाकिस्तान के अंदर हम फोरकास्ट करेंगे 12 मिलियन बेल्स इंशाल्लाह जो पैदावार है वो इस दफ़ा होने जा रही है। बिल्कुल ठीक। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारी पर एकड़ पैदावार बढ़ेगी। तो क्या टारगेट से जो है गवर्नमेंट ने एप्टमा के साथ मिलकर तय किए है इस दफ़ा कॉटन के? इस दफ़ा जो टारगेट बनाया गया है वो तकरीबन को 12.41 मिलियन बेल्स की फोरकास्ट तो आपको इस दफ़ा हुई है। जी, इसी वजह से आपको नज़र आ रही हैं सारी चीज़ें। और इसमें मौसम का काफ़ी सारा इस दफ़ा सपोर्ट है कि मौसम भी बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और बताते चलें कि यहाँ पर नई वैराइटीज़ भी आई हैं, ठीक, जिससे जो है ना इस टाइम जो क्वालिटी ऑफ कॉटन है वो भी इम्प्रूव हुई है। वो नई वैराइटीज़ के अंदर जो है ना आपको बताएं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन हुआ फर्स्ट टाइम। पहले जितना भी जो काम था वो गवर्नमेंट सेक्टर का था। और वैराइटी अप्रूवल जो है वो इतना मुश्किल टफ काम किया हुआ था कि हमने उसके ऊपर काम किया पॉलिसी मेकिंग में। एप्टमा ने इसके ऊपर काम करते हुए हमने पंजाब सीड काउंसिल से जो है रिक्वेस्ट की और उन्होंने जो है ना फास्ट ट्रैक के ऊपर कोई तकरीबन 13 वैराइटीज़ जो है ना वो अप्रूव की हैं, जिसमें मैक्सिमम वैराइटीज प्राइवेट सेक्टर की हैं। ठीक है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इस टाइम बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर को इन होना चाहिए। वो वैराइटीज़ खास तौर के ऊपर नई टेक्नोलॉजी जो है जिसको ट्रिपल जीन टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो उसके अंदर वैराइटीज़ हैं। जब वो वैराइटीज़ फील्ड में आई हैं तो हमारे पास इस टाइम जो कपास पहुँच रही है टेक्सटाइल में, उसके जो कलर है वो बेहतरीन है, उसकी जो स्टेपल लेंथ है ज़बरदस्त है। काफ़ी सालों बाद हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान की कपास की क्वालिटी जो है ना वो इम्प्रूव हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई वैराइटीज़ का जो है ना कितना जो है ना वो रोल हो रहा है। जी सर। एप्टमा जो है ये किस तरह क्या फार्मर के लिए किस तरह कोई इस तरह के प्रोग्राम अनाउंस कर रहा है जिसके डायरेक्टली फार्मर जो है वो बेनिफिशरी हों? अभी हमने रिसेंटली एप्टमा कॉटन फाउंडेशन जो है ना वो डेवलप किया, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसका जो मकसद वो ये कि हम खुद जो है हमारी जो टीम है एप्टमा की वो भी फील्ड के अंदर मौजूद होगी, काश्तकार के शाना बशाना चलेंगे, काश्तकार को सपोर्ट करने के लिए एडवाइजरी भी दी जाएगी। जिस तरह इस टाइम डिजिटल दौर है उसके अंदर डिजिटली तौर के ऊपर काश्तकार को जो है ना वो फौरी तौर के ऊपर जो है ना पैगाम सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए, इसके ऊपर साथ साथ हम सैटेलाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने जो है ना स्पार्को के साथ कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, इंटरनेशनल सैटेलाइट्स कुछ हमने इमेजरी जो है ना वो हासिल की है, जिससे हमें पता चला कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एकरेज क्या है और उसकी कॉटन की पोजीशन क्या है। अगर कोई बहुत ज़्यादा इंसेक्ट पेस्ट आ गया है, इन्फेस्टेशन उसकी हो गई है, तो उसके ऊपर हम अपनी इंडस्ट्री को बता सकेंगे कि इस टाइम फोरकास्ट क्या जा रही है ना, तो उसके ऊपर करंट मेजर्स आप क्या कर सकते हैं। और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर ये भी शामिल है कि हम फ्यूचर के अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर आएँ कि जो हमारे टेक्सटाइल मिल्स हैं वो और काश्तकार का हम एक क्लस्टर बनाएं एक एरिया के अंदर, जो कि एक ख़ास वैरायटी जो रिक्वायर्ड होगी टेक्सटाइल सेक्टर को, जितनी बेल चाहिए होंगी वो वहाँ प्रोड्यूस की जाए, वहीं पर उसकी जीनिंग हो। और उससे क्या होगा कि हम जो है ना काश्तकार के जो खर्चे हैं ना एडिशनल, जो कि मिडल मैन
की वजह से बहुत ज़्यादा हाई इनपुट्स हो जाती है। बिल्कुल ठीक। वो जो आरती कल्चर है हम उसको थोड़ा मिनिमाइज करेंगे। मतलब इसमें उसमें फार्मर purchase का को- डायरेक्टली ऑप्टिमा के उन्हीं के जी, साथ जी। अलग होगा और उससे- डायरेक्ट फार्मर जी, से जी। परचेज किया जाएगा। उसमें हम जो है ना काश्तकार को सपोर्ट करेंगे। जो कर्ज होगा वो डायरेक्टली पैसे की सूरत में नहीं जाएगा, वो हम देंगे उनको इनपुट्स। इनपुट सीड अच्छा दिया जाएगा, हो गया, सीड्स हो जाएंगे, फर्टिलाइजर अच्छा दिया जाएगा। ये वो Pesticides सारी हो जाएंगे। चीज़ें हम, वो हमारा क्लस्टर फार्मिंग एक मॉडल है। इसके साथ साथ हम मॉडल फार्म बनाने जा रहे हैं। ठीक। हमारा वो मॉडल फार्म जो है वो जदीद जो टेक्नोलॉजी है इस टाइम जो दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, जो मैकेनाइजेशन वहाँ पर इस्तेमाल हो रही है दुनिया में, जो डिजिटल एग्रीकल्चर यूज़ हो रहा है वो वहाँ पर करेंगे और फार्मर को बुलाएंगे, डेमोस्ट्रेशन करवाएंगे ट्रेनिंग ताकि वो वहाँ से सीखे। आपको बताएंगे इस टाइम ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर एक स्प्रे भी नहीं है कॉटन के ऊपर। बिल्कुल बेहतरीन। अभी हमारा एक डेलीगेट जो है ना वो उज़्बेकिस्तान के विजिट पर था, तो वहाँ पर जो है ना एक सिंगल स्प्रे पेस्टिसाइड का कॉटन पर नहीं होता, और वो जो है इस टाइम हमसे काफ़ी गुना ज़्यादा तकरीबन 45 मन पर एकड़ पैदा कर रहे हैं। बायोलॉजिकली जो है ना कंट्रोल करके वैराइटीज़ को बनाया गया है और वो टोटली जो है ना IPM प्रोग्राम जो है ना वहाँ पर चला रहे हैं और ऐसी वैराइटीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। जैसे आज हम खड़े हैं जहाँ पर जी। ऑर्बिट सीड जिस तरह इसके ऊपर काम कर रहा है, और रियली अप्रिशिएट करते हैं इनको कि इन्होंने जितना बड़ा ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया हुआ है यहाँ पर, तो प्राइवेट सेक्टर को हम दीगर प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट करते हैं, कहेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम के ऊपर आएँ और इनको विजिट भी करें और खुद भी इसके ऊपर काम करें। ठीक है। और काश्तकारों को भी बताएंगे कि इस तरह इतना बड़ा जो काम है यहाँ पर ब्रीडिंग प्रोग्राम जो चल रहा है, यकीनन यहाँ से अच्छी वैरायटी जो है ना वो आएंगी जो कि काश्तकार की पैदावार भी बढ़ाएंगी और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए क्वालिटी की भी अच्छी बनाएंगी। बिल्कुल। किस तरह पता चलेगा कि जो ऑप्टिमा के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आपके जो स्पोर्ट प्रोग्राम है जिसमें पेस्टिसाइड्स और सीड्स और बाकी जो इनपुट्स आप उनको देने जा रहे हैं इसके ऊपर, तो ये क्या कैंपेन होगी, किस तरह पता चलेगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा सा आप देखिए इस टाइम हमने जो हमारी ऑप्टिमा कॉटन फाउंडेशन है उसकी टीम एक फील्ड के अंदर इस साल मौजूद है, जिसका हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट टाइप किया कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना फर्स्ट टाइम काश्तकार के साथ फील्ड के अंदर मौजूद थी, और हमने उसके अंदर ये किया कि हम अपनी जो है ना एडवाइजरी जारी करते थे प्रॉपरली, और वो सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट के जो हमारे एक्सटेंशन है या पेस्ट वार्निंग है उनके साथ मिल के करते रहे कि हमारी जो अपनी एक वीकली रिपोर्ट जारी होती थी और वो वीकली रिपोर्ट मैच की जाती थी। और कई जगह ऐसा हुआ कि हमने कई चीज़ें जो है ना वो हमने फर्स्ट टाइम जो है ना वो आइडेंटिफाई की और उसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर एक्शन, क्योंकि हमने आ रहा इतनी टीम नहीं है तो उसके ऊपर जो एक्शन है वो थ्रू गवर्नमेंट हुआ। और अगर अभी बात करें रिसेंटली इस वीक के अंदर हमने एक आइडेंटिफिकेशन की कि वाइट फ्लाई का जो है सफ़ेद मक्खी, इसका बहुत ज़्यादा अटैक हो गया डीजी खां के एरिया में, भावलपुर के इलाके के अंदर, और हमारी टीम ने इसको रिपोर्ट किया। फौरी तौर के ऊपर ये रिपोर्ट जो है वो डिपार्टमेंट के ऊपर गई और उसके ऊपर एक्शन ये हुआ कि जो है ना ड्रोन्स जो है पाक आर्मी ने प्रोवाइड किए, हेलीकॉप्टर दिए, और इस टाइम करंटली आज भी जो स्प्रे है एक बहुत महंगी एक दवाई जो एक मल्टीनेशनल कंपनी की है वो हमने डोनेट की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमा जो है ना वो काश्तकार को दे रहा है जहाँ पर ज़्यादा अटैक हुआ है, ताकि हमारी जो हम जो फोरकास्ट कर रहे थे कि तकरीबन एक जो मिलियन बेल्स 10 लाख बेल्स का नुकसान होना था, जो कि हमने इस कैंपेन के साथ जो है ना वो रिकवर किया है इंशाल्लाह, और काश्तकार जो है ना वो इस स्प्रे के बाद अपनी जो फसल है उसको बचा सके। बिल्कुल। हम डॉक्टर जुबैर हसन साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने ज्वाइन किया। जैसे हमारा जो फार्मर है उसको बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारी ऑप्टिमा जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हमारे फार्मर के साथ खड़ी हैं। जो ऑप्टिमा जो कॉटन फाउंडेशन है, जैसे डा साहब ने हमें बताया, ये पाकिस्तान में सीड के हवाले से है, इसकी ब्रीड के हवाले से है, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स हैं, और इसके साथ साथ ट्रेनिंग के जो मॉडल फार्म्स हैं उसके ऊपर ये जो काम करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा जो ये कॉटन की बहाली का जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह हम जाएंगे और वही पोजीशन जो हमारी पाकिस्तान की थी उसी पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ये तो मेरे साथ मौजूद हैं जी राव इमरान मानी साहब जो कि कॉटन सीड ब्रीडर्स हैं। तो इमरान साहब बताइए कि ये जो ब्रीड होती है, सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं कि हमारे किसान को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सा सीड लगा रहा है और इसका कितना किरदार होता है अच्छी सीड की सिलेक्शन में। देखिए जी, बीज ही बुनियाद है, बीज बुनियाद है, और जो बीज की ब्रीडिंग है वो आबो हवा को मद्देनज़र रख के तैयार की जाती है। हर इलाका हर जोन में एक जैसा बीज नहीं चलता। एक तो हमारे काश्तकार भाइयों को
इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये जो वैरायटी विहाड़ी में कामयाब है, ज़रूरी नहीं है कि वो रहीम यार खान में भी कामयाब हो, बिल्कुल ठीक। और रहीम यार खान वाली ज़रूरी नहीं है कि वो खानेवाल में भी कामयाब हो। तो जब हम कोई भी वैरायटी ब्रीड करते हैं तो उसको मद्देनज़र रखते हैं कि वो कम खाद ले, कम पानी ले, कि उस पर कीड़ों मकोड़ों का जो है, इंसेक्ट का प्रेशर है वो कम हो, ये नेचुरल रिपेलेंट हो, ठीक। कम खर्च बाला नशी एक नेचुरल हमारे यहाँ एक कॉल चला आ रहा है, जी। और हम काटन ब्रीडर भी उसी पे कोशिश करते हैं। पिछले तकरीबन 10 साल से हम जो काटन की प्रोडक्शन में जो हमें मेन मसला आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि हमारी वैरायटी जो सिलेक्शन है ना वो बड़ी पुअर रही है। हमने जो वैरायटी अगर कोई विहाड़ी में कामयाब हुई तो वो रहीम यार खान भी लगा दी, वो शक्कर भी लगा दी, वो खानेवाल भी लगा दी। इसलिए वैरायटी की सिलेक्शन नहायत ज़रूरी है और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी वैरायटी लगाएं जो इंसेक्ट को रेजिस्टेंस रखती हो और उसका कम खाद और कम पानी पे तैयार हो और जल्दी पक कर तैयार हो। क्लाइमेट बड़ी जो डिवर्स हो रही है इसमें, और जो हमारे साइंसदान हैं वो जो क्लाइमेट जोन के हवाले से और इसको क्लाइमेट जो हमारी चेंज है इसके हवाले से क्या सीड बना पा रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में? देखिए, एक तो कोई नेचुरल क्लाइमेट चेंज हुई, दूसरा हमने खुद भी क्लाइमेट चेंज कर दी। ठीक। कपास एक खुश्की का पौधा है, ठीक। उसको नमी उसकी दुश्मन है। हमारे यहाँ जब मल्टी क्रॉप एरिया आया तो ये एक तरफ मकई लगी हुई है, एक तरफ चावल लगा हुआ है, एक तरफ बागात लगे हुए हैं, एक तरफ कपास है। ठीक। आज से जो 10, 15, 20 साल पहले सिर्फ कपास लगती थी, ठीक। विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में कपास लगती थी, और एक दौर में हम कपास पूरा विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट सिंध से ज़्यादा कपास पैदा करता था। इसमें यकीनन हमें थोड़ा एक सेटबैक हुआ है कि हमारे साइंसदान थोड़ा सा सडन चेंज की वजह से नहीं संभल पाए, लेकिन अब 3-4 सालों में उन्होंने रिवाइव किया और इस तरह की वैरायटीज़ ले आए हैं जो ए बायोटेक और बायोटेक स्ट्रेस के अगेंस्ट टॉलरेट करें, और काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। और हम काफ़ी अरसे के बाद देख रहे हैं कि जो मौसम है हमारा काटन के लिए बड़ा आइडियल है, और उसी वजह से हम मैक्सिमम प्रोडक्शन की तरफ ही जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। ठीक है, मतलब क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपने सीड जो है ना उसको बिल्कुल मॉडिफाइड कर लिया हुआ है। कर लिया, मुकम्मल है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारी पर एकड़ पैदावार बढ़ेगी। कि क्रॉप जोनिंग में जो आप बात कर रहे हैं, कौन कौन सी जो है हमारा एरिया जो कॉटन के लिए जो सूटेबल है, जिसको पाकिस्तान में एमरजेंसी लग जानी चाहिए कि ये एरिया सिर्फ कॉटन के लिए इस्तेमाल किया जाए? हम 1992 में 1,20,00,000 बेल पैदा कर चुके हैं, जब एरिया भी हमारा कम था, फ़कत इसलिए कि उस टाइम हमारी पर एकड़ पैदावार 28 मन पर एकड़ हुई, जी जबकि अब बमुश्किल रिवाइव करने के बाद भी हम 20 मन तक पहुंच सकें। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए क्रॉप जोनिंग ये इन इलाकों में जो ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब है, ठीक है। उसके बाद आप चले जाएं लोअर सिंध है, ठीक है। और जनाब अली उसके बाद आप बलूचिस्तान को आप एक्सप्लोर करें, चोलिस्तान को एक्सप्लोर करें, वहाँ बड़ा पोटेंशियल है कि हम काटन को रिवाइव कर सकते हैं। हमें नए एरिया भी रिवाइव करने बिल्कुल चाहिए ठीक। जहाँ से पेस्ट प्रेशर की कॉलोनी ना हो, और इस तरह से जो कॉर्न है हमारा एक्सपोर्टेबल आइटम नहीं है, राइस का मिनिमम एक्सपोर्ट शेयर है, जबकि कॉटन का हमारा $20 बिलियन का एक्सपोर्ट शेयर है। ठीक। तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए कि काटन होगी तो मुल्क सर्वाइव करेगा। देखिए जी, बहुत ज़रूरी था, जैसे अभी इमरान साहब ने आपको बताया और बाकी हमारे आज के किसान के पाकिस्तान में जितने भी एक्सपर्ट्स हमने आपके साथ जोड़े हैं, सब ने ही कॉटन की बहाली के हवाले से जो बात की है, तो बहुत ज़रूरी था कि जैसे कॉटन जो हमारी एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत है और इसको डॉलर से तशबीह दी जाती है, तो अगर हमने पाकिस्तान में अपनी एक्सपोर्ट को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि कॉटन के ऊपर हम बात करें। और आज की जो हमारे प्रोग्राम है इसमें हमने कॉटन के बारे में जिस तरह की मालूमात दी है, अपटमान से लेकर हमारे प्राइवेट सेक्टर है, हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है, सारे लोग कॉटन की बहाली के लिए जुड़े हुए हैं। और आज की ये हमने ये देखा गया कि 17% तक इस साल हम कॉटन में जो है ना खुद कफील होने जा रहे हैं। इस साल बड़ी बम्पर क्रॉप होने जा रही है और हम समझते हैं कि सब लोग जुड़े हुए हैं कि किसान को जो है हमने इम्पावर करना है। तो मेरा ख्याल है जब हम सब लोग जुड़ के कॉटन के लिए काम करेंगे, एग्रीकल्चर के काम के करेंगे, तो हमारा किसान भी खुशहाल होगा, हमारा मुल्क भी जो है खुशहाल होगा। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में हमने जो मालूमात आपको दी हैं वो आपके लिए बेहतरीन साबित होंगी। हमारा फार्मर इन्हीं मालूमात को लेके हम कॉटन में भी खुद कफील हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।